व्यूअर्स, आई डॉक्टर SVK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं अर्थराइटिस और उसका होम्योपैथिक इलाज। तो अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि अधिक से अधिक जो ज्ञान उपयोगी और लाभप्रद वीडियो है आप तक पहुंच सके। तो आइए शुरू करते हैं आज हम अर्थराइटिस के बारे में कि इफ़ यू आर न्यू इन माय चैनल प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द आइकन बेल आइकन सो दैट यू मे गेट एंड एंजॉय माय कमिंग वीडियो। तो आइए शुरू करते हैं। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं अर्थराइटिस और उसका होम्योपैथिक निदान। तो ये अर्थराइटिस या गाउट या साटिका, ये सब जितना भी इस तरह की बीमारी है सबको लाइलाज बीमारी के श्रेणी में रखा जाता है। लेकिन अगर होम्योपैथी के हिसाब से इसको अब ढंग से देखा जाए, होम्योपैथी का नॉर्म्स और मैनर को फॉलो किया जाए तो बहुत आराम से इसको ठीक किया जा सकता है। कुछ तो आप ऐसे ठीक हो जाता है कुछ मामला कि आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे और फिर होम्योपैथी को शाबाशी दिए बिना नहीं रहेंगे। लेकिन महत्वपूर्ण और उचित ये है कि सही ढंग से दवाई का चयन हो। अब दवाई का चयन कैसे होना है, तो होम्योपैथी में दवाई चयन करने का बहुत सारा बेसिस है। ऑन द बेसिस ऑफ मियाज्म, ऑन द बेसिस ऑफ मोडेलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल सिम्टम्स, ऑन द बेसिस ऑफ मेंटल सिम्टम्स, ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। तो ये सारे बातों का ख्याल अगर हम रखें तो फिर वो ऑस्टियोआर्थराइटिस हो या रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो, गॉट हो, या फिर मतलब वायरल डिजीज़ के बाद उत्पन्न होने वाला अर्थराइटिस हो, या मतलब डिसलोकेशन वाला हो, चोट वाला हो, जितना भी तरह का है सबको हम आराम से ठीक कर सकते हैं। तो जितना भी तरह का मतलब मसल्स पेन है, जुबिलाइन अर्थराइटिस है, न्यूरोलॉजिकल वाला है या हड्डी से संबंधित है, इन्फ्लामेशन वाला है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर वाला है या ऑटो इम्यून डिजीज वाला है, सारे के सारे को सम्मिलित रूप से हम अर्थराइटिस कह सकते हैं। इसके बहुत सारे टाइप्स हो सकते हैं, बहुत सारे मतलब इसको हम कैटेगरी में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। लेकिन सब में एक चीज़ कॉमन होगा कि स्वेलिंग होगा, दर्द होगा। अब ये दर्द भी अलग अलग तरह का हो सकता है। तो इसमें जो दर्द होता है इसको हम रूमेटिक पेन बोलते हैं। और मतलब जितना भी तरह का गठिया बातरस है तो सब सम्मिलित रूप से सबको हम अर्थराइटिस कहते हैं। तो ये बीमारी का अब आइए चर्चा करते हैं कि इसका क्या कारण होता है। तो सामान्यतः यह बीमारी इंटरनल इलेक्ट्रिक इम्पल्स के असंतुलन से होता है, या फिर यूरिक एसिड के बढ़ जाने से होता है, या फिर चोट लगने से होता है, या कई बार जो शरीर का अपना ही प्रतिरक्षा प्रणाली है वो अपने ही शरीर पर हमला कर देता है। इसके अलावा भी कई कारण हो सकते हैं, जैसे मतलब पानी में भीगना हो सकता है, अत्यधिक मांसाहार हो सकता है, अल्कोहल का सेवन हो सकता है, या बहुत तैलीय पदार्थ का सेवन हो सकता है, या मतलब मेंटल स्ट्रेस हो सकता है, आराम तलब ज़िंदगी हो सकती है। तो ये बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन मतलब एग्जैक्ट कारण का अभी पता नहीं है मेडिकल साइंस को कि इसका एग्जैक्ट कारण क्या है। और इसको कंफर्म करने के लिए जो है कुछ टेस्ट वगैरह सब कराया जाता है, जैसे मतलब एक्सरे हो गया, MRI हो गया, ब्लड टेस्ट हो गया, या फिर अन्य उपाय से भी हम इसको कंफर्म करते हैं। ब्लड टेस्ट की बात करें तो इस बीमारी में हमें मतलब RA फैक्टर बढ़ा हुआ मिल सकता है, या यूरिक एसिड बढ़ा हुआ मिल सकता है, या कभी कभी जॉइंट में इन्फ्लामेशन या जॉइंट को डिफॉर्म या विरूपित करने वाला जो फैक्टर सब है हम इसमें देख सकते हैं। कई बार यह बीमारी एक जॉइंट से शुरू होता है और अन्य जॉइंट तक फैलते जाता है। तो कभी कभी यह दायां से बायां, तो कभी बायां से दायां हो जाता है, कभी बायां से दायां और पुनः दायां से बायां हो जाता है। कभी ये डायगोनली चेंज होता है, मतलब दायां कंधा में हुआ तो बायां कमर में हुआ, फिर बायां कमर से फिर दायां कंधा में चला गया, तो डायगोनली चेंज होता है विकर्ण जैसा। कभी दर्द ऊपर से नीचे तो कभी नीचे से ऊपर दर्द जाता है। कभी कब्ज से गठिया बढ़ जाता है तो कभी पैखाना साफ होते ही गठिया में काफ़ी आराम मिल जाता है।
कभी गर्म पानी के सेक से आराम होता है तो कभी बर्फ़ के सेक से आराम होता है। तो ये अलग अलग तरह के बहुत सारे सिम्टम्स हो सकते हैं और इनको अगर ध्यान में रखा जाए तो बहुत ही आराम से हम हेमियोपैथिकली इसको ठीक कर सकते हैं। तो अब इसमें हम ध्यान देने की वाली बात है कि मतलब वो दर्द कैसे बढ़ रहा है, कब बढ़ रहा है, कैसे शुरुआत हुआ, इन सारे बातों का होम्योपैथी में विचार करते हैं कि कहाँ किस जॉइंट में सूजन है, अकड़न है, कैसा दर्द है, दर्द चलने फिरने से आराम होता है कि मतलब आराम करने से आराम होता है। तो इसी आधार पर इसमें मेडिसिन सब का भी सिलेक्शन होता है और कुछ मेडिसिन सब के बारे में कहा जाता है कि उसको अगर आप 2 महीना 2.5 महीना कर लेते हैं तो फिर जड़ से ख़त्म हो जाता है। लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि आँख मूंद करके हेमियोपैथी में कोई दवाई सब लेना बहुत ज़्यादा प्रासंगिक नहीं। तो इसमें इन सारे बातों को विचार करके हम दवा का सिलेक्शन करते हैं और फिर दवाई देते हैं। बहुत जो कॉमन दवाई है इसमें वो है रस्टक्स, ब्रेनिया, कैलकेरिया, फ्लोर, कोलोसिंथ जैसी दवाएं बहुत कॉमन है। लेकिन मेरा मानना है कि इन दवाओं को भी बिना डॉक्टर के सजेशन के या डॉक्टर का भी सजेशन हो तो डॉक्टर भी जो मतलब लर्नेड डॉक्टर हों अगर बढ़िया से इसको केस को स्टडी करें तो बहुत जल्दी आपको फ़ायदा हो सकता है। तो आप पूरे चीज़ सब को ध्यान में रखें कि लोकेशन का पेन क्या है, सिम्टम्स क्या है। अब जैसे मतलब फॉर्मिक रूफा का है तो कनकनी टाइप का दर्द होगा, टीस टाइप का भी दर्द हो सकता है, मालिश करने से आराम होगा, जॉइंट इफेक्ट हो सकता है। तो फॉर्मिक रूफा चींटी को माने कुचल करके बनाई जाने वाली दवा है फॉर्मिक रूफा और फॉर्मिक एसिड। इस दवाई का अगर मतलब बहुत ज़्यादा सिम्टम्स नहीं भी मिले और मतलब जॉइंट सब इफेक्ट हो तो इसको थोड़ा सा लंबा चलाने की आवश्यकता पड़ सकती है। 30 पावर में या 3x में अगर इसको आप महीना 2 महीना चलाएं तो आपको कई बार इससे काफ़ी फ़ायदा मिलता है। दूसरी दवा है कोलोसिंथ। तो कोलोसिंथ में भी मालिश से आराम होता है और दबाने से आराम होता है और लंबा नस प्रभावित होता है। कोलोसिंथ रेमेडी है लेफ़्ट हैंड साइड का और आप देखेंगे कि जैसे कोलोसिंथ लेफ़्ट हैंड साइड रेमेडी है उसी हिसाब से राइट हैंड साइड रेमेडी है मेगफॉस। तो इस हिसाब से कंपेयर करके हम कोलोसिंथ दे सकते हैं। साठिका के दर्द में कोलोसिंथ बहुत ही अचूक दवा मानी जाती है। मतलब कई बार आप देखेंगे कि राइट हैंड साइड में भी कोलोसिंथ से फ़ायदा मिलता है। लेकिन वही है कि दर्द जो है लंबा नस में होना चाहिए, कमर से दर्द शुरू हो और एड़ी तक लंबा नस में दर्द हो तो बहुत ही सटीक दवाई है कोलोसिंथ। सिर्फ एक दवाई कोलोसिंथ के प्रयोग से बहुत ही अत्यंत ही पीड़ादायी जो मतलब दर्द होता है उसमें रिलीफ मिल सकता है। और जो इसका बहुत ही प्रचलित या यूँ कह लीजिए कि साठिका गठिया वातरस में बहुत ही जो या कह लीजिए कि सर्वाधिक प्रचलित दवा है वह है रस्टक्स और ब्रेनिया। तो इसके लक्षण पर हम चर्चा करते हैं कि रस्टक्स के मामले में होगा कि पहला कदम, जैसे हम पहला कदम रख रहे हैं धरती पर तो बहुत पीड़ा लगेगा, उसमें कष्ट होगा और ज्यों-ज्यों हम चलते जाएंगे और हमारा थोड़ा सा जॉइंट फ्री होगा तो बहुत आराम मिल जाएगा। तो इस लक्षण पर रस्टक्स देने से बहुत फ़ायदा मिलता है। साथ ही ठंडा मौसम में तकलीफ़ बढ़ जाए तो उससे काफ़ी रस्टक्स से काफ़ी फ़ायदा होता है। या पानी में भीगने के बाद दर्द हो तो इस लक्षण में भी रस्टक्स देने से काफ़ी फ़ायदा होता है। इसका गाइडिंग सिम्टम्स है कि अंग संचालन से आराम हो। लेकिन आप देखेंगे कि अंग संचालन से आराम हो रहा है और मतलब बढ़ भी रहा है या मतलब आप कंफ्यूज कर रहे हैं कि क्या हो, तो उसके बारे में भी हम बताएंगे आगे। इससे पहले कि हम मतलब ये जब हम ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हों कि अंग संचालन से बढ़ रहा है या आराम हो रहा है तो उससे पहले रस्टक्स का ठीक उल्टा सिम्टम्स होता है ब्रेनिया का। जैसे रस्टक्स के मामले में हम देखते हैं कि अंग संचालन से या चलने फिरने में तो पेशेंट को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मतलब जैसे जब वो लेटा रहे या सोया रहे तो फिर उसका की दर्द बहुत बढ़ जाती है। पहला कदम रखे तो बहुत दर्द है, जो चलना शुरू कर दे तो बहुत आराम मिलता है। इस लक्षण पर हम रस्टक्स देते हैं। लेकिन आप कल्पना कीजिए ऐसे दर्द के बारे में
जो थोड़ा भी हिल डुल करने से बहुत तकलीफ़ बढ़ जाए, तो ऐसा दर्द जिसमें कि एकदम हिला डुला भी नहीं जाए, तो उस दर्द के लिए मेडिसिन होता है ब्रेनिया। तो ब्रेनिया के मामले में हम देखेंगे कि मतलब थोड़ा सा भी हिल डुल से दर्द बहुत बढ़ जाता है, तो उस केस में हम ब्रेनिया देते हैं। साथ ही जब हम ब्रेनिया का सिलेक्शन करते हैं तो और कुछ बातों का ध्यान में रखते हैं, जैसे मतलब कंस्टिपेशन हो, रंग काला हो, स्वभाव थोड़ा सा चिड़चिड़ा हो, पैखाना एकदम सूखा हो, तो इस लक्षण के साथ थोड़ा सा माथा भी भारी हो, और मतलब हिला डुला भी नहीं जाए पेशेंट को, तो हम ब्रेनिया सेलेक्ट करते हैं। और हाँ, इसके साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, अगर रस्टक्स का सिम्टम्स मिल रहा है तो आप रस्टक्स को दीजिए, बल 2 खुराक दीजिए, और उसी से आराम मिल जाए तो ठीक है। और कभी कभी आप देखेंगे कि रस्टक्स दिए तो आराम मिल गया, फिर वो परेशान कर रहा है, तो ऐसे केस में रस्टक्स के साथ नेट्रम सल्फ जोड़ देने से काफ़ी फ़ायदा होता है। अब हम रस्टक्स 30 पावर में सुबह शाम चला रहे हैं, नेट्रम सल्फ दोपहर रात चला रहे हैं, उससे बहुत फ़ायदा मिला पेशेंट को, लेकिन हम फिर देख रहे हैं कि ये दवाई छोड़ने से बहुत परेशानी हो रही है, कितना दिन तक दवाई चलें। इस तरह का मसला हो तो 1 आध सप्ताह चलाने के बाद, 15 दिन चलाने के बाद, या डॉक्टर जो भी आपके चिकित्सक होंगे इसको जज करेंगे कि कितना दिन तक चलाया जाए। उसके बाद सिम्टम्स अगर रिलैप्स हो रहा है तो फिर आप उसमें रस्टक्स 1 में दे करके देख सकते हैं, और इस हिसाब से काफ़ी फ़ायदा पहुंचाया जा सकता है। और सेम थिंग ब्रेनिया के साथ भी होता है कि ब्रेनिया भी आप दे रहे हैं, आराम हुआ फिर हो गया, तो पहले ब्रेनिया को कम पावर में ही नेट्रम सल्फ के साथ पर्याय क्रम से देने का कोशिश कीजिए। जैसे ब्रेनिया 30 पावर में हम सुबह शाम देते हैं, और मतलब नेट्रम सल्फ दोपहर रात देते हैं। और फिर अगर मतलब ये बहुत लंबा देने की आवश्यकता हो रही है तो फिर हम उसको पावर बढ़ा देते हैं। तो ब्रेनिया मैंने अपने चिकित्सीय अनुभव में पाया है कि ब्रेनिया को हम 30 पावर से लेकर के CM तक में बहुत प्रभावकारी पाए हैं। एक केस आपको बता रहे हैं, लगभग 17-18 साल पहले एक ड्राइवर था, मतलब 8 बजे सुबह में आया आदमी बुलाने के लिए, चलिए सर देखने के लिए। हम कहे अभी स्नान पूजा करेंगे तब न जाएंगे, तो उसको 2-3 आदमी टांग करके लाया, वो आने की स्थिति में नहीं था। तो हम आए, तब तक स्नान करके कह रहा था कि सर एकदम हिला डुला नहीं जा रहा है, ये थोड़ा सा हिलते हैं तो प्राण निकल जाता है। मैंने इस सिम्टम्स पर ब्रेनिया CM मेरे मेडिसिन बॉक्स में था, मैंने ब्रेनिया CM 2 बूंद उसके जी पर टपका दिया। 5 मिनट के बाद फिर पूछा कि क्या आप कैसी तबीयत है, तो अब तो कुछ आराम हो रहा है। मुश्किल से 6-7 मिनट या 8 मिनट बैठा होगा, उसके बाद वो ऑफकोर्स सहारा लिया एक आदमी का, लेकिन बहुत आराम, मतलब वो आराम मिला उसको, और चल करके वो अपने निवास स्थान पर गया। इतना चमत्कारी दवा है ब्रेनिया। लेकिन याद रखने की बात है कि थोड़ा सा भी हिलने डुलने से कष्ट बढ़ जाए, प्यास ज़्यादा लगे, देर अंतराल से ज़्यादा पानी पिए, थोड़ा सा माथा भारी भी हो, और कंस्टिपेशन, इस लक्षण पर ब्रेनिया बहुत ही उपयोगी दवा है। इसके अलावा हम लोग देखेंगे मेगफॉस, जो एक पेटेंट के तरह लोग यूज करते हैं। मेगफॉस भी बहुत अच्छी दवा है, लेकिन ये राइट हैंड साइड रेमेडी है। लेकिन कई बार हम देखते हैं कि उसको कि लेफ्ट हैंड साइड के भी पेन में बहुत अच्छा रिस्पांस देता है मेगफॉस। बायोकेमिक में भी आता है, 3x, 6x, 12x, इस सब पोटेंसी में, और होम्योपैथी में 30, 200, 1M, 10M, CM में आता है। तो इसका भी विवेकपूर्ण इस्तेमाल करने से बहुत ही अधिक फ़ायदा होता है। और कम पावर यूज करने का फ़ायदा ये होता है कि उसको हम रिपीट कर सकते हैं, उसको बार बार दोहरा सकते हैं ज़रूरत पड़ने पर। और हाई पावर यूज करने से क्या होता है कि उसको होम्योपैथी के सिद्धांत के हिसाब से दोहराना बहुत कठिन हो जाता है। इसी हिसाब से एक बहुत ही महत्वपूर्ण दवाई है ये फेरम मेटेलिकम। तो फेरम मेटेलियम में हम देखेंगे कि इसमें स्मॉल जॉइंट सब पूरा इफेक्ट हो जाता है, प्रभावित हो, हर एक जॉइंट में दर्द होता है। तो इसको भी मैंने अपने चिकित्सीय अनुभव में बहुत लाभदायक पाया है। लेकिन कई बार अगर सिर्फ मेटल ग्रुप के दवाई में सावधानी बरतनी चाहिए कि मतलब अगर उसका ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल होता है तो कई बार तकलीफ़ बढ़ जाती है। ऐसे ही एक पेशेंट थे, तो उनको फेरम मेटेलिकम 30 पावर में मात्र रूटीन रूप में दे दिया गया, तो उनसे उनकी तकलीफ़ काफ़ी बढ़ गई।
और फिर जब वो एलोपैथ में गए तो उनको स्टेरॉइड सब दे करके बहुत दिन तक उसको रखा गया। सुबह शाम स्टेरॉइड और एंटीबायोटिक का इंजेक्शन लगा रहा था, पेन किलर दे रहा था। तो इस हिसाब से आप ज़रूरत के हिसाब से इसका इस्तेमाल करें, मॉनिटरिंग करें। तो कई बार फेरम मेटालिकम एकदम जीवनदायी जैसी औषधि हो जाती है, लेकिन कभी कभी बढ़ने पर तो फिर उसका शमन करें, घबराए नहीं। नक्स भूमिका दे करके या फिर और मेडिसिन दे करके उसको शांत करें। और एग्जैक्ट अगर लक्षण मिल रहा है तो अगर एग्रीवेशन हो गया तो उससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। जब मतलब पेशेंट इतना एग्रीवेशन हो जाए जो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है तो नक्स दे करके न्यूट्रलाइज कर दे सकते हैं। तो फेरम मेटालिकम हर एक जॉइंट पेन के लिए बहुत अच्छी दवा है, लेकिन उसको भी विवेकपूर्ण ढंग से इस्तेमाल करना चाहिए। उसी हिसाब से हम देखते हैं लाइकोपोडियम के मामले में कि लीवर प्रभावित हो सकता है, और लीवर के साथ मतलब आर्थराइटिस टाइप ऑफ डिजीज हो, गठिया बातरस हो, गैस का भी प्रॉब्लम हो, पेशेंट थोड़ा सा लीन थीन हो, स्वीट्स के लिए क्रेविंग हो, और राइट हैंड साइड ज़्यादा इफेक्टेड हो तो लाइकोपोडियम देने से बहुत अधिक फ़ायदा होता है। और इसमें लाइकोपोडियम के मामले में हम देखते हैं कि बीमारी राइट से लेफ़्ट की तरफ जाता है, तो लाइकोपोडियम कम पावर में शुरुआत में देना चाहिए। और लाइकोपोडियम से अगर फ़ायदा नहीं हो राइट हैंड साइड के डिजीज में तो उसको हम चेलिडोनियम के साथ 30 पावर में पर्याय क्रम से देख सकते हैं। तो इसके ऐसे केस में हम क्या देते हैं कि मतलब लाइकोपोडियम सुबह शाम और चेलिडोनियम दोपहर रात। उसी हिसाब से इसमें बहुत सारी दवाएं हैं जिस पर मतलब पूरा रिपोर्टरी भरा हुआ है, मटेरिया मेडिका भरा हुआ है, लेकिन मतलब जो बहुत महत्वपूर्ण दवाई है उसका हम संक्षेप में चर्चा करना चाहेंगे। तो इसी कड़ी में एक बहुत महत्वपूर्ण दवा है अर्निका माउंट। अगर चोट लगने का इतिहास हो, 3-4-5 मामले में हमने देखा है कि मतलब उसको बहुत सारी दवाइयाँ दी गई लेकिन आराम नहीं हुआ। लेकिन जब हिस्ट्री लिया गया पेशेंट का तो पता चला कि वो उसको चोट लगी थी और उसके बाद जो है सो ये तक कष्ट रहने लगा था। तो उस केस में अर्निका माउंट से दिया गया, शुरू में 30 पावर में, और फिर कुछ दिन चलाने के बाद लास्ट में उसको 1 में दिया गया 2-3 खुराक, और उससे वो ठीक हो गया। तो बहुत ही महत्वपूर्ण दवा है अर्निका माउंट, दर्द के लिए भी, न्यूरोलजिया के लिए भी। ऐसा मतलब अर्थराइटिस जिसमें चोट लगने का इतिहास हो तो उसमें बहुत ही उपयोगी दवा है। उसके बाद एक अन्य महत्वपूर्ण दवा है लैकेसिस। एक पेशेंट मेरे यहाँ आया था जो बहुत सारी दवा होम्योपैथी, एलोपैथी, आयुर्वेदिक सब करवा चुका कर थक गया था। बाएं तरफ उसका दर्द था। मैंने उसका सिम्टम्स लिया और उसके हिसाब से लैकेसिस दिया, और लैकेसिस 200 पावर में 1 खुराक देने से उसका कष्ट जाता रहा। तो लैकेसिस का गाइडिंग सिम्टम्स होता है कि मतलब सो करके उठने के बाद मन भारी सा अनुभव होना, दुस्वप्न सब आना, स्वप्न में डर जाना, धूप बर्दाश्त नहीं होना, टाइट कॉलर बर्दाश्त नहीं होना, टाइट कपड़ा बर्दाश्त नहीं होना। उसके बाद जो हमेशा कॉम्प्लेक्स में रहना, दुष्टता की भावना, ईर्ष्या की भावना। तो ये सब मामले में अगर लैकेसिस का मामला बनता है, और ऐसे केस में अगर लैकेसिस दें तो लेफ़्ट हैंड साइड के आर्थराइटिस में बहुत रामबाण जैसा साबित होता है। लेकिन यही है कि लैकेसिस जैसे मेडिसिन सबको बार बार नहीं दोहराया जाता है, और इसके गाइडिंग सिम्टम्स को भी देखना चाहिए। कई बार लैकेसिस के मामले में हम देखते हैं कि बीमारी लेफ़्ट टू राइट हो जाता है। उसी हिसाब से और महत्वपूर्ण दवाओं के श्रेणी में है कैलकेरिया फॉस। इसमें बीमारी लेफ़्ट टू राइट और देन अगेन राइट टू लेफ़्ट हो जाता है, बायां से दायां फिर दायां से बायां हो जाता है। हड्डी ऑस्टियोपोरोसिस सब का मामला हो सकता है, हड्डी कमज़ोर हो जाती है। उसी हिसाब से एगेरिकस मस्कोरियस के मामले में हम देखते हैं कि बीमारी डायगोनली चेंज होता है और ठंड से परेशानी होती है। एवरेटेनम के मामले में हम देखते हैं कि कब्ज होने पर गठिया परेशान कर देता है, दस्त होने पर गठिया एवं दर्द में काफ़ी कमी हो जाती है। और तो इसी हिसाब से हम इसको दवाई सब दे सकते हैं। कोलचिकम के मामले में हम देखते हैं कि भोज्य पदार्थ का गंध से ही परेशानी हो जाती है, एकदम गंध लगेगा कि उल्टी हो जाएगी। तो ऐसा जो गठिया बात रस हो तो उसमें कोलचिकम देने से बहुत अधिक फ़ायदा होता है। कि उपरम मेटाइलकम सब के मामले में हम देखते हैं कि मतलब ऐंठन से परेशानी होती है। एंटीम क्रूड के मामले में हम देखते हैं कि कब्ज और अतिसार पर्याय क्रम से होता है, मतली जैसा होता है। और आप देखेंगे
कि मतलब जीभ पर उजला सा मल बैठा हुआ है, तो इस तरह के केस में गठिया वात रस में एंटिम क्रूडम देने से काफ़ी फ़ायदा मिलता है। और हमको देखना चाहिए कि बीमारी का कारण क्या है, लोकेशन क्या है, सेंसेशन कैसा है। जैसे अब इस हिसाब से भी दवा सब निर्धारित की है। जैसे मसल्स सबके मामले में रस्टक्स, अर्निका, बेलिस ये सब दवाएं हैं। हड्डी सब के मामला में इपिटोरियम होगा, कैल्केरिया फ्लोर, कैल्केरिया फॉस, सिम्फाइटम, रूटा, ये सब दवाएं हैं। और देखेंगे आप कि कई बार जैसे रस्टक्स के केस में अकरन वाला मामला है, तो उसमें रस्टक्स के साथ अगर मतलब कैल्केरिया फ्लोर को चलाया जाए तो अकरन जैसे बात में बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होता है। तो हमको लोकेशन, मियाज, सेंसेशन, इन सारे बातों को ध्यान में रख कर के इलाज करना चाहिए। और हाँ, एक दो और बहुत महत्वपूर्ण दवा सब के बारे में मैं चर्चा करना चाहूँगा। एक है गुलथेरिया, इसमें भी दर्द सूजन में बहुत इससे फ़ायदा मिलता है। और ठेहुन घुटना दर्द के मामले में आप देखेंगे, सर्च करेंगे तो मतलब बहुत कम दवा आपको मिलेगी। तो उसमें एक बहुत ही चमत्कारी दवा के रूप में है काली आयोड। 30 पावर में कई बार 1-2 खुराक देने से घुटना दर्द में बहुत अधिक आराम मिलता है। लेकिन होम्योपैथी में किसी दवा के प्रति अंधभक्ति नहीं रखनी चाहिए, सिम्टम्स को पूरा देखना चाहिए। तो इन दवाओं का मैंने चर्चा किया, आप पूरा वीडियो को अंत तक देखें। और उसमें इसके अलावा भी बहुत सारी दवाएं हैं, जैसे कस्टकम हो सकता है, एसिड लैक्टिक हो सकता है, एपोसाइनम हो सकता है, रोडो हो सकता है। रोडो सब के मामले में हम देखेंगे कि एकदम तूफ़ान के समय में बीमारी काफ़ी बढ़ जाती है। तो बरसात के समय में तो इन दवा सकवात जो लक्षण है उसको हम लोग ध्यान से देखें। वीडियो को पूरा देखें, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।